परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने हमेशा सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, आपके हितों की चिंता नहीं की। परिवार के बारे में केवल सोचते थे, गरीब के बारे में नहीं सोचते थे। नेहरू गांधी परिवार और समाजवादी पार्टी के लिए सिपाही परिवार में राजनाथ सिंह के लड़के भी विधायक हैं, नीतीश राणे के भी लड़के विधायक हैं, तमाम ऐसे लोग हैं। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है और वो बयान इस समय मीडिया की सुर्खियों में है। यूपी में एक तरफ इंडिया गठबंधन अपने पैर और ज्यादा मजबूती से जमाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं सीएम योगी ने विपक्ष को परिवारवाद के मुद्दे पर जोरदार तरीके से घेरने की तैयारी की है। 2024 में संविधान और आरक्षण बचाने का मुद्दा छेड़कर चमत्कारिक जीत हासिल कर चुके विपक्ष के हौसले इस बार भी 7वें आसमान पर हैं। लेकिन सीएम योगी ने विपक्ष को परिवारवाद और यूपी में 2017 के पहले व्याप्त भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आरोप लगाकर जोरदार तरीके से प्रहार किया है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 के बाद यूपी की जनता ने डबल इंजन सरकार के विकास के कामों को देखा है, लेकिन इससे पहले सपा और कांग्रेस की सरकारें ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं थी। कांग्रेस की जब जब सरकार रही तब तक कांग्रेस का मतलब नेहरू गांधी परिवार रहा। कांग्रेस सरकारें कभी भी नेहरू गांधी परिवार से बाहर सोच ही नहीं पाई। यूपी का गरीब आदमी सरकार बनवाता था, लेकिन कांग्रेस और सपा की सरकारों में पूरा सरकारी अमला इन पार्टियों के परिवारों की आओ भगत में लगा रहता था। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस की तरह से सपा ने भी परिवारवाद को बढ़ावा दिया। सपा की सरकार में पूरा सरकारी सिस्टम सैफई परिवार तक सिमटा रहता था। यूपी में भ्रष्टाचार और अराजकता चरम पर थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश अपनी विरासत के साथ विकास के नए आयाम छू रहा है। फिलहाल यूपी में जिस तरह की राजनीतिक दलों की तरफ से बयानबाजी हो रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि यूपी में चुनावी मौसम दस्तक दे चुका है और आने वाले समय में सियासी वार पलटवार और ज्यादा तेज होने वाले हैं। परिवारवाद पर जब भाजपा समूचे विपक्ष को घेरेगी, तो विपक्ष भी अपनी तरकीब से नए तीर तर्कश से निकालेगा और पलटवार करेगा सत्ता पक्ष पर। आने वाले समय में यूपी में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, वैसे वैसे सियासी नूरा कुश्ती और ज्यादा बढ़ेगी। फिलहाल सीएम योगी ने परिवारवाद को लेकर के जो बयान दिया, सपा और कांग्रेस पर जो हमला बोला, उसका यूपी के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, किस तरीके से जनता रिएक्ट करेगी, ये तो उसी दिन पता चलेगा जिस दिन वोट पड़ रहे होंगे। लेकिन नैरेटिव सेट होने लगता है और ये नैरेटिव नेताओं के बयानों से ही सेट होता है और इसी नैरेटिव पर पार्टियां अपनी पॉलिटिक्स को परवान चढ़ाती हैं। अब जब परवान चढ़ ही रहा है, तो हम और आप भी इसके आनंद को उठाएं और जो बहती गंगा में दिख रहा है उस पर अपनी टिप्पणियां और विचार विमर्श के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। यही आज शेखर वार्ता में हमने तय किया है इस विषय को लेते हुए। इसलिए पहले जरूरी है कि जिन नेताओं के बयान हैं उनको ध्यान से सुन लिया जाए। आप मुझे बताइए, जो कार्य डबल इंजन सरकार कर रही है और मात्र 9 और 12 वर्ष में करके दिखाया है, यह कार्य कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को करने से, उनकी सरकारों को करने से किसने रोका था? लेकिन वे क्षमता नहीं थी, उनमें क्षमता विहीन थे, भ्रष्ट थे, अपने परिवार के बारे में केवल सोचते थे, गरीब के बारे में नहीं सोचते थे। उनके लिए गरीब का मतलब केवल 2 परिवार थे। कांग्रेस के लिए केवल गांधी परिवार, नेहरू परिवार था, नेहरू गांधी परिवार, और समाजवादी पार्टी के लिए सिपाही परिवार। बाकी उससे बाहर उनकी सोच ही नहीं थी। Which party? What does Amit Shah's son do? What's he doing exactly? What does Rajnath Singh's son do? You haven't let me. No, but I'm asking you the question. You're talking about dynasty politics. Last I heard Amit Shah's son is running Indian cricket.
So, please be objective. Look at the leaders in the BJP and ask yourself the question what their children are doing. And you'll find that many of their children, Anurag Thakur, many of their children are dynasties. भारतीय राजनीति की जो ये परिभाषा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी विरोधियों को बदनाम करने के लिए देती है। भारतीय जनता पार्टी अपने परिवारवाद की बात नहीं करती है। उनके परिवारवाद में राजनाथ सिंह के लड़के भी विधायक हैं, नीतीश राणे के भी लड़के विधायक हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो कि एमपी एमएलए और सांसद और मंत्री हैं। लेकिन विपक्ष का कोई अगर एक परिवार का दूसरा आ जाता है तो वो परिवारवाद लेके चले आते हैं। लोकतंत्र है, इसमें जनता लोगों को जिताती है, जनता वोट देती है, जनता के वोट से जीत के आते हैं। इसलिए इस तरह के विपक्षियों को बदनाम करना बिल्कुल गलत है। आजकल परिवारवाद की बहुत बात होती है, लेकिन आप जानिए कि डॉक्टर सिंह के परिवार में उनकी 3 बेटियां हैं और तीनों बेटियां ने पॉलिटिक्स को छोड़कर अन्य चीजें की है, किताबें लिखी है, एक्टिविज्म किया है, इतिहास पर किताबें लिखी है, लेकिन वो राजनीति में नहीं पड़ी। तो जब आपको कोई परिवारवाद की बात करेगा तो आप मनमोहन सिंह का जरूर उदाहरण दीजिए, इस वजह से क्योंकि उनका परिवार तो था, उनकी बेटियां थी, लेकिन उन्होंने कभी उनको राजनीति में आने से हमेशा दूर रखा। अच्छा, हमारे यहां जब तक आरक्षण लागू नहीं हुआ था और जब जाति और व्यवस्थाओं में हमारी राजनीति को फंसाया जाता है तो हमको थोड़ा सा एक माइलेज मिलता है सोचने के लिए। यह माइलेज सोचने के लिए ही होता है कि जैसे कुछ काम हमारे यहां पारंपरिक रूप से होते थे, लोहार होते थे, सुनार होते थे, हाँ, कुम्हार होते थे। इस तरीके से अलग अलग कामों के आधार पर एक परंपरा सी चलती थी और ठीक ठाक कामकाज भी चलता था। वो मतलब उस समय के उद्योगपति ही थे। छोटा बड़ा अर्थव्यवस्था उस चीज को आप छोड़ दीजिए, लेकिन वो अपनी तरह से उस क्षेत्र में अपनी इकोनॉमी को डेवलप करते थे और उनका अपना एक व्याप था। अब आरक्षण आया तो ज्यादातर जो आरक्षण लागू हुआ उसमें जो हमारी जातिगत व्यवस्थाएं थी, मतलब जातियों के आधार पर, काम के आधार पर जिस तरीके से उनको पहचानते थे, वो चीज पीछे छूटी और वो पारंपरिक काम भी पीछे छूट गए। जैसे आज मान लीजिए कि कोई स्वर्णकार बिरादरी से है तो वो हो सकता है कि आईएएस पीसीएस की परीक्षा निकाल करके किसी कुर्सी पर बैठा हो। इसी तरीके से कोई ब्राह्मण है, वो हो सकता है कि सुनार की दुकान चला रहा हो। तो ऐसे काम बदल गए। ये पहले भी होता था, लेकिन फिर भी एक अपनी पहचान थी। अब लोकतंत्र में चुनाव है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में भी एक नेता उभरता है। नेता उभरा, उसने अपनी एक पूरी मिल्कियत बनाई, एक पूरा साम्राज्य खड़ा किया, तो उसके बेटों के अंदर, बच्चों के अंदर भी ये चाह हो सकती है कि भाई इतनी बड़ी लेगेसी है, इस तरीके की चीज है। अच्छा, उन्होंने बचपन से देखा, उस हिस्से की राजनीति उनके आंगन में खेली, वो भी उसी आंगन में बड़े हुए, राजनीति के अपने उनके पैंतरे उन्होंने समझे और राजनीति की फील्ड में ही आ गए। तो करियर भी है। हम दोनों चीजों को लेकर चलेंगे और इसके साथ साथ एक और चीज है जिसमें यह बार बार कहा जाता है कि जनता उनको वोट देती है और वोट से वो चुन करके संसद या विधानसभाओं में पहुंचते हैं। टेक्निकली बात अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है और हमारे सारे आज के जो खास मेहमान हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। हम चाहेंगे कि सभी लोग अपना अपना मोबाइल छोड़ करके थोड़ी देर अब हम लोगों से रूबरू हो लें एक दूसरे से। हमारे साथ में अपर्णा दीक्षित जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, शौर्या सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मोइन खान साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में विश्वजीत घोष जी हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं, संजय द्विवेदी जी हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हैं, उद्धव ठाकरे गुट से आप हैं हमारे साथ में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से ही करूंगा। सबसे पहले मैं शौर्या जी के पास चलूंगा, लेडीज फर्स्ट। तो शौर्या जी, जिस तरीके का बयान आया है, आरोप भी लगाया गया है,
नेताजी ने इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले एक जनता पार्टी हुआ करती, जनता दल हुआ करता था, उस जनता दल से लालू जी की भी पार्टी निकली, मुलायम जी ने भी अपनी पार्टी खड़ी की, ऐसे बहुत सारे छत्रप हैं। उधर HD देवगौड़ा साहब हैं, वो भी जनता दल में किसी समय हुआ करते थे। तो जनता दल टूटा और बहुत सारी अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां अपनी तरह से बनी। और जब बन गई तो उसके बाद उस परिवार में, मतलब जिस व्यक्ति ने उस पार्टी को बनाया, उस परिवार में भी उनकी अगली पीढ़ी कई जगहों पर हम देखते हैं कि वो पॉलिटिक्स में आ गई है। अब ये अपनी तरह से चूंकि दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी आ गई तो ये परंपरा हो जाती है, इसको हम परिवारवाद कहते हैं। और इसकी जो सबसे पुरानी तस्वीर हमें देखने को मिलती है वो कांग्रेस से मिलती है। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ में उसको छोड़ देते हैं। मैं समझना चाहता हूं कि जिस तरीके की राजनीति अभी आगे बढ़ रही है, दो राय नहीं है इसमें कि जो समाजवादी पार्टी है वो उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल है, राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी पहचान है। अखिलेश यादव एक राष्ट्रीय नेता के रूप में भी पहचाने जाते हैं। लेकिन यह बात भी है कि वो मुलायम सिंह के बेटे हैं, उन्हीं मुलायम सिंह के जिन्होंने समाजवादी पार्टी की नींव रखी थी, उस पार्टी को बनाया था, खड़ा किया। तो यह जो परिवारवाद का आरोप है, इसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं? और यह भी बात एक जगह पर आ जाती है कि अगर मान लीजिए सपा को बहुमत मिलता है तो यह तय है कि उस पार्टी में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी अखिलेश यादव के पास ही जाएगी। इसी तरीके से पार्टी के जो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे वो भी अखिलेश यादव होंगे। तो ये जो ऊपर की कैप है ये चूंकि बदलनी नहीं है, इसलिए परिवारवाद का आरोप गहरा और रंग चटक दिखता है। जी देखिए, आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं मानती हूँ कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत मेहनत से, कड़ी परिश्रम से वो जमीनी नेता थे, उनको धरती पुत्र भी कहा जाता है। और खून पसीना एक करके जब उन्होंने अपनी एक इतनी मजबूत पार्टी बनाई जिसमें आज उत्तर प्रदेश के बाहर के जिलों के भी जो लोग हैं वो लोग अपना समर्थन देने के लिए आज के मौके पे भी आगे आ रहे। जब इस सरकार में इतने समय से समाजवादी पार्टी सरकार से बाहर है, सरकार से दूर है, उसके बाद भी उनकी मेहनत का फल जो है, मैं समझती हूँ कि ठीक है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उस कुर्सी को ग्रहण किया। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि वो डिजर्व करते हैं उसको, क्योंकि आप ये देखिए, कोई भी व्यक्ति आज जितनी क्वालिटीज अखिलेश यादव जी के अंदर है और वो जिस तरीके से समय के साथ निखर के सामने आ रहे हैं और आए हैं, और जैसे उन्होंने अपने उस पद को कंट्रोल कर रखा है, मैं ये समझती हूँ कि अगर दूसरा कोई व्यक्ति उस जगह पे बैठा होता वो कभी कुर्सी छोड़ के भाग गया होता। क्योंकि इतने समय से भारतीय जनता पार्टी जैसी जहरीली पार्टी से लड़ना और उसके हर एक सवाल का, आप देखिए, इनके एक बहुत ही मजाकिया नेता हैं ओपी राजभर जी, क्या अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स डेली बेसिस पे वो छोड़ते हैं और उसको हम लोग कैच करते हैं और उसकी जो सच्चाई है वो जनता के सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो उस कुर्सी पे बैठना और इतने मैं समझती हूँ इतनी मजबूती के साथ रखना और पढ़े लिखे होना बहुत महत्वपूर्ण कुर्सी है वो। और वहां पे मैं समझती हूँ अखिलेश यादव जी से अच्छा, मैं ही क्या, पूरी समाजवादी पार्टी ये मानती है कि उनसे अच्छा वहां उस कुर्सी पे ना हम वैसे भी किसी को देखना चाहते हैं और ना उस कुर्सी को कोई और डिजर्व करता है। दूसरी चीज मैं कहूंगी कि जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा शौर्य जी, आपने अपनी पार्टी का पक्ष बहुत अच्छी तरीके से रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव जी जिस तरीके के व्यक्तित्व हैं, मैं भी उनको जानता हूं, मैंने कई इंटरव्यूज किए हैं, वो भी बात आपकी ठीक है। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के अंदर शौर्या सिंह क्यों नहीं उस पार्टी को चला सकती हैं? वो पार्टी का पक्ष इतनी तरीके से अच्छे से रख सकती हैं, तो व्हाई नॉट शी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन एंड थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। बिल्कुल शौर्या सिंह चला सकती हैं और मैं ये मानती हूं, मैं आपको सच्चाई बताती हूं, मुझे इस पार्टी को ज्वाइन किए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मात्र 3 साल मुझे हुआ इस पार्टी में आए। लेकिन मैं आपको बताती हूँ और गर्व के साथ बताती हूँ, आज आपके सामने एक नॉर्मल सी लड़की जिसका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, जिसकी कोई फैमिली में पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उसको आज प्रवक्ता की कुर्सी पे बैठाने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है, जो आपके चैनल पे बैठ के और इतने स्ट्रांगली अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को रख सकती है, अपनी जो भी एजुकेशन है उसको यूज कर सकती है।
क्या ऐसी चीजें मुझे और कहीं दे सकता था? कोई कभी नहीं दे सकता था। वो दिया है मुझे समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। तो जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, मेरी मेहनत बढ़ेगी, पृष्ठभूमि पे मेरा काम बढ़ेगा, तो मेरे लायक जो भी चीजें मुझे मिलनी चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी मुझे बिल्कुल वो देगी। और दूसरी चीज मैं ये भी मानती हूं कि आज जो परिवारवाद की एक हमेशा एक लगाया जाता है क्वेश्चन मार्क समाजवादी पार्टी पे, तो मैं तो आज का जो हमारी उत्तर प्रदेश की स्थिति है, उत्तर प्रदेश का, मैं तो ये कहती हूँ कि आज जो भारत देश की स्थिति है, मैं ये समझती हूँ कि परिवार होना किसी का बहुत जरूरी है। तभी वो परिवार का दुख भी समझेगा, तभी वो परिवार का दर्द भी समझेगा। जिसका परिवार ही नहीं होगा, जिसका कोई बैकग्राउंड ही ऐसा नहीं है, तो वो हमें नहीं लगता है कि वो आपका अगर आप कोई ऐसा समस्या लेके जाएंगे तो वो एक बार को आपको एक करुणामयी हृदय से वो आपको देख सकता है या आपकी वो बातों को सुन सकता है, क्योंकि वो तो हमेशा कट्टर स्वभाव में रहेगा, वो तो हमेशा एक क्रूरता वाले एटीट्यूड में रहेगा। वो कभी आपको वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दे सकता, वो व्यक्ति जिसकी कोई फैमिली ना हो या पारिवारिक बैकग्राउंड ना हो। तो मैंने हमेशा समाजवादी पार्टी में होने के नाते ही नहीं, मैंने हमेशा ये फील किया है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने युवाओं को, और यहाँ तक कि अभी भी मौके पे जितने लोग समाजवादी पार्टी में जुड़ रहे हैं, किस प्रकार उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, उनको मोटिवेशन दी जा रही है, ये आगे चल के हम लोगों के लिए बहुत प्लस पॉइंट और बेनिफिट। ठीक है शौर्या जी, आपने बड़ी मजबूती के साथ में अपना पक्ष रखा है। अब हम इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और विश्वजीत घोष जी के पास चलते हैं। वो तृणमूल कांग्रेस से हैं। ममता बनर्जी आंधी बवंडर से जूझ रही हैं। आज हुगली में बड़ा भारी तूफान उठा, हम उसको दिखाएंगे हमारे दर्शकों को, रात में हमारे शो में आप देखिएगा। लेकिन उस बवंडर में भी वो अपनी जगह पर खड़ी हैं और उनके साथ में एक स्थायी स्तंभ के रूप में विश्वजीत घोष जी खड़े। विश्वजीत जी, आज तृणमूल कांग्रेस तिनका तिनका हुई है। आपके बहुत सारे विधायक और बहुत सारे सांसद अपना अपना भविष्य लेकर के अलग अलग तरीके की राह पकड़ चुके हैं। लेकिन मत भूलिए कि यही ममता बनर्जी एक समय पर कांग्रेस में बहुत बड़ी नेत्री के रूप में थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी राह अलग चुनी। और जब अलग चुनी तो उसके पीछे का भी कारण था। उनको कहीं ना कहीं यह लगा था कि मैं अपने दम पर, अपने संघर्ष से अगर पश्चिम बंगाल में किसी दिन सरकार बनाने की स्थिति में आ भी जाऊंगी तो भी यह कांग्रेस पार्टी का परिवार ही तय करेगा कि वहां पर चीफ मिनिस्टर कौन होगा। यह ममता बनर्जी के दिमाग में था। उन्होंने कांग्रेस से अपना नाता तोड़ा, तृणमूल कांग्रेस बनाई। कांग्रेस को वो मानती थी, लेकिन उस परिवार से उनको खतरा था। तृणमूल कांग्रेस बनाई, कांग्रेस नाम नहीं छोड़ा उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने वो कर दिखाया 2011 में जो लोगों को असंभव लगता था। उखाड़ फेंका आपने, लेफ्ट के किले को ढा दिया आपने। अब ठीक है, वक्त बदला है, अपनी अपनी तरह की राजनीति है, जनता ने अपना फैसला दिया है। लेकिन मेरा मर्म इस सवाल को रखने का यह है कि ममता बनर्जी को भी उस दिन, जिस दिन उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई थी, कांग्रेस उनकी मातृ पार्टी थी। अभी भी वो सोनिया गांधी के गले लगी जब एनडीए अलायंस में वो गई मीटिंग में। वो सब चीजें ठीक हैं, लेकिन उनको यह पता था कि अगर सीएम बनाने की नौबत आई तो यह परिवार ही तय करेगा। और उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया। तो आपको और फिर वही चीज हुई। आज ममता बनर्जी से पार्टी के लोगों को, विधायकों को, सांसद से दिक्कत नहीं है, दिक्कत अभिषेक बनर्जी से है। मेरे पास कितने ही सांसद, कितने ही विधायक, कितने ही प्रवक्ता आपके साथी बैठे हैं, सब ने कहा अभिषेक बनर्जी। बताइए साहब, ऐसा क्यों? सबको नमस्कार। देखिए, परिवारवाद का बात तो मुद्दा तो बीजेपी उठाता है हर जगह पर। किसी जगह पर, किसी प्रांत में कोई जाते हैं, उसका मुद्दा रहता है परिवारवाद, विभाजन का राजनीति, एक मुद्दा रहता है। देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी जब कांग्रेस से निकली, जब कांग्रेस का बंगाल का बहुत लीडर था, तो उसको आंदोलन को बंद करने का काम कर रहा था सीपीएम के खिलाफ। इसलिए ममता बनर्जी अलग होके अपना पार्टी बनाया और सीपीएम के विरुद्ध में खुलकर लड़ाई किया। ऐसे तो ममता बनर्जी के पार्टी में, तृणमूल पार्टी में हर आदमी का बोलने का डेमोक्रेसी है और हर आदमी को जगह दिया गया है तृणमूल पार्टी में। देखिए, ममता बनर्जी का जब परिवार बहुत बड़ा परिवार है, अगर ममता भी चाहते तो परिवार का हर
आदमी को पार्टी का विधायक बोलिए, एमपी बोलिए, दे सकते थे, लेकिन नहीं दिए। सिर्फ अभिषेक बाजी आए, क्योंकि अभिषेक बाजी बचपन से पार्टी के लिए काम करते थे, पार्टी के हर दौर में जाते थे, आते थे। लेकिन उसको भी ममता बनर्जी ने एक जगह पर खड़ा कर रखा है, उसको भी उतना ऊपर पे नहीं लेके गया। लेकिन बीजेपी ने खड़ा कि ममता बनर्जी का पार्टी अभिषेक बाजी की पार्टी है, अभिषेक बाजी चाहता है, एक बीजेपी ने खड़ा। अभी जो एमपी और जो एमएलए सब गया, वो क्यों गया ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये आप जितना आदमी बैठा है आपका जीवन में सब जानते हैं क्यों गया। ये तो एक मोड़ा है अभिषेक बाजी के नाम को भूल के। लेकिन अभी विश्वजीत जी, पार्टी आपने अपना जो जवाब है वो पहली लाइन में दिया था। मैं अब आपने बोल लिया, मैं आपको सवाल फिर रिकॉल कराता हूं। ममता बनर्जी, ठीक है, आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो कांग्रेस की लीडरशिप थी वो लेफ्ट को सपोर्ट करती थी, वो उस तरीके से चीजों को नहीं रख रही थी जिस तरीके से ममता बनर्जी चाह रही थी। इसका मतलब ममता बनर्जी को कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो हमेशा से गांधी नेहरू परिवार ही रहा है, तो उस लिहाज से या तो वो सपोर्ट नहीं कर रहा था, और जब सपोर्ट नहीं कर रहा था उनको यह बात लगी, तभी वो अलग हुई और उन्होंने अपना रास्ता चुना। नहीं, शीर्ष नेतृत्व दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व ममता बनर्जी के साथ ही थे, लेकिन बंगाल में उस टाइम में जो बंगाल का लीडर सब थे उन लोग समोतों से काम करते थे सीपीएम के साथ। इसी का चलते ममता ने अलग पार्टी बनाई। मैं वही कह रहा हूं ना कि उनको शय किसकी थी। लड़ाई की ममता ने घोष बाबू, क्योंकि घोष बाबू, आदमी ममता के साथ थे। घोष बाबू, कांग्रेस का पश्चिम बंगाल का जो लीडरशिप उस समय था वो किसके इशारे पर यह काम कर रहा था? ममता बनर्जी क्या कम बड़ी नेता थी उस समय भी? वो अपनी पार्टी बना करके और कांग्रेस और मतलब पैरेलल एक पार्टी खड़ी करके और लेफ्ट को चूरन कर सकती थी। उनकी पार्टी में उनकी बात नहीं सुनी जाएगी ना, तभी तो उनको तकलीफ हुई। दैट्स द पॉइंट। नहीं नहीं नहीं, आप उस समय क्या राजनीति थोड़ा आप देख लीजिएगा। 1918 में जब पार्टी बना उससे पहले बंगाल का राजनीति आप देख लीजिएगा। बंगाल का राजनीति कांग्रेस का कुछ लीडर था बंगाल में, उस टाइम बहुत सामोतस करता था सीपीएम के साथ। इसी के चलते ममता बनर्जी लड़ाई की अलग, लेकिन बंगाल का आम जनता सीपीएम का वामपंथ के खिलाफ था। ममता बनर्जी को उस टाइम उन लोग चाहते था लीडर बनाया और ममता बनर्जी को अलग पार्टी बनाने पड़ा। बनाने के बाद उन्होंने लड़ाई किया। लड़ाई करने के बाद 34 साल का जो वामपंथ सरकार उसको उठाकर फेंका। फेंकने के बाद बंगाल में काम किया, अच्छा काम किया। पिछले 15 साल ममता बनर्जी बंगाल में बहुत अच्छा काम किया। एक उदाहरण है, अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट जो काम कर रहा है वो ममता बनर्जी जो काम किया उसी को तोड़ा है, सिर्फ नाम बता के दे रहा है। चलिए ठीक है घोष बाबू, आपने अपनी बात बड़ी पुख्ता तरीके से रखी है और जो बात आपने कही उस पर आप अडिग हैं, ये अच्छी चीज है। अपनी जगह पर आपको प्रवक्ता के नाते करना भी चाहिए था। अब मैं संजय द्विवेदी जी का रुख करता हूं। संजय जी, जिस पार्टी को बाला साहेब ठाकरे ने खड़ा किया, बाला साहेब के रहते हुए ही जिस दिन इस पार्टी का अगला उत्तराधिकारी घोषित करना था, बहुत सारे मित्र हमारे भी शिवसेना में हैं, अभी भी हैं, वो कहते हैं कि हमको ये उम्मीद थी कि राज ठाकरे को वो बनाएंगे, क्योंकि कंधे से कंधा मिला करके फिजिकली अपीयरेंस के नाते भी और बोलने बात करने की, भाषण देने की जो शैली थी उस लिहाज से भी राज ठाकरे ज्यादा अपीलिंग थे शिवसेना के अंदर बनस्पत उद्धव भाई के। अब बाला साहब ने जब घोषणा की, उद्धव ठाकरे को उन्होंने पार्टी की कमान सौंपी, राज ठाकरे अलग हो गए। परिवार अपनी जगह से जुड़ा भी है लेकिन अलग अलग भी है, दोनों की अपनी अपनी पार्टियां हैं। फिर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनते हैं, उनके बेटे सरकार में मंत्री बनते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि आपकी उसी पार्टी की नींव जिसकी शिवसेना के प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने रखी थी, पार्टी हाथ से निकल जाती है। अब आप दोष इसका बीजेपी को दे दें या आप कह दें कि पवार साहब का ज्ञान था कि उद्धव ठाकरे को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए या कांग्रेस का दबाव था, आप कहने को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसका एक इंटरप्रिटेशन जो हम पत्रकार करते हैं वो ये
कि बाला साहेब ठाकरे ने कभी यह कोशिश नहीं की कि वो पार्टी के सीएम बनेंगे या पार्टी से पीएम बनेंगे, कभी नहीं। वो किंग मेकर की भूमिका में थे और शायद उनका उत्तराधिकारी भी उसी एक्सपेक्टेशन के साथ में शिवसेना लेकर के मानती थी। वो परिवर्तित हुआ, बेसिक पॉइंट अपनी जगह से हिला तो पार्टी निकल गई। नहीं, पार्टी देखिए शेखर जी, मैं आपको बहुत लंबा क्वेश्चन पूछा, 2-3 चीजों का मैं जवाब दूंगा। पहले तो आप बताइए, जो आपने परिवारवाद की बात की, पहले इससे मैं आपसे चर्चा कर दूं। देखिए, परिवारवाद का जो नारा है बीजेपी का, बिल्कुल खोखला है। इस नारे में कोई दम नहीं है। आप उसका उदाहरण सुन लीजिए। इन्होंने गठबंधन किया रामविलास पासवान से, परिवारवादी पार्टी थी। इन्होंने गठबंधन किया माननीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे से किया, अकाली दल से किया, जेजेपी से किया, पीडीपी से किया, अजीत दादा पवार से किया, अनुप्रिया पटेल यूपी में उन्होंने उनसे किया। तो ये परिवारवादी पार्टी है। जहां इनका फायदा है वहां ये उन परिवार में और तमाम नाम, मैं नाम लेना नहीं चाहता ज्यादा, तमाम नाम ऐसे हैं जो परिवारवादी पार्टियां हैं और उनके का इनका गठबंधन चल रहा है। और मायावती एक, इसके बाद नाम मायावती का भी है, मायावती से उन्होंने गठबंधन किया। देखिए, जहां इनको फायदा होता है वहां पे ये परिवारवाद को भूल जाते हैं। जहां अजीत शरद पवार जी की थोड़ी पार्टी, तो किसी दूसरे नेता को मंत्री बनाना चाहिए था। अजीत दादा पवार परिवारवाद में क्यों बना दिया? ठीक है, उनकी डेथ हो गई तो उनकी वाइफ को क्यों बना दिया मुख्यमंत्री? परिवारवाद ये नहीं कहलाता क्या? पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही, माननीय राज ठाकरे जी का माननीय बाला साहब ठाकरे से मनमुटाव हो गया था। यह पता कर लीजिए, एक मर्डर केस उनका नाम शायद आया था जिसकी वजह से राज ठाकरे से उनकी दूरियां पड़ गई थी। उस वजह से माननीय उद्धव ठाकरे, तो मैं तो बहुत बार उनसे मिला हूं, जब वो कुछ भी नहीं थे, उनकी हमारी एज लगभग बराबर है, उस समय हम मुंबई जाते हैं और उनसे मिला भी हूं। बहुत ही अच्छे नेता है, ये आप समझ लीजिए। सहनशील है, व्यक्तित्व उनका बहुत ही अच्छा है, बातचीत का ढंग उनका बहुत अच्छा है। मैं स्वयं मिला हूं, मैं बाला साहब से भी मिला हूं, उनसे भी मैं मिला हूं। बात यहाँ भी ये है कि उनको जो बनाया वो अकेले उन्होंने नहीं बना दिया कि वो चुपचाप उन्होंने मातोश्री के अंदर उद्धव ठाकरे का नाम दे दिया हो। जब उस समय दशहरा रैली में उन्होंने उनको बनाया और लाखों शिव सैनिक थे, उसमें सिंधे भी थे और तमाम लोग थे, उनके सामने कहा कि ये आज से बनेंगे और इनको आज से आपको आगे बढ़ाना है। क्लियर कट उन्होंने कहा। अगर किसी का विरोध था तो वो विरोध करना चाहिए, तो उसको दूसरी बात करवा चाहिए। आपने चुनाव की बात की 2019 में, 2019 में मैं आपको अभी एक डिबेट भेजता हूं। डिबेट हमारे संग हुई थी इनके सिंधे के प्रवक्ता से। वहां डिबेट महाविकास अघाड़ी का चल रहा था कि कौन मुख्यमंत्री बने। तो उद्धव ठाकरे ने सिंधे जी का नाम लिया, लेकिन सिंधे जी के नाम पे न पवार तैयार हुए न कांग्रेस तैयार हुई। तो बोले हमारे पास बहुत सीनियर लोग हैं, सिंधे जी उस लेवल पे नहीं आ पाएंगे, अगर आप बनना चाहें तो ये गठबंधन होगा। उद्धव जी ने मना किया, लेकिन बाद में सभी लोगों ने उनसे कहा आप बन जाइए। और अगर वो ना बने होते तो शायद भारतीय जनता पार्टी ने पूरी पार्टी को खत्म कर लिया होता। जो 12% उनको वोट मिले हैं, 20 विधायक मिले हैं, 9 सांसद मिले हैं, ये उनके 2.5 साल का जो उन्होंने कार्य किया जनता के बीच में, कोरोना काल में किया, उसका है कि वो आज जो है वो आज महाराष्ट्र में एक अपनी स्थिति मजबूत किए हुए हैं। तो दूसरा मुख्यमंत्री बन गया होता और पार्टी तोड़ी गई होती तो पार्टी खत्म हो जाती, क्योंकि मुख्यमंत्री बीजेपी के पास चला जाता, जैसे तो नारायण राणे वगैरह गए हुए हैं, वो सब चले जाते वहां पे। दूसरी बात जो आपने कही कि परिवारवाद का इनके पास क्या कुछ जवाब है? अगर कांग्रेस परिवारवाद की थी तो अब तो दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवारवाद कहां रहा? दूसरा समाजवादी पार्टी बात आप लीजिए। समाजवादी पार्टी को अगर परिवारवाद ही होता तो उनके जो 37-38 सांसद आए हुए हैं आज की डेट में, वो कैसे आते? तो ये परिवारवाद कहां से हो गया? मतलब जो तुम्हारे पास पार्टियां परिवारवाद वाली हैं वो परिवारवाद की नहीं है, उनको आपने अनदेखा कर दिया। जहां तक परिवारवाद की बात है, राजनाथ अमित शाह के लड़के आज बीसीसीआई के बने हुए सचिव, क्या उन्होंने कभी क्रिकेट खेला? क्या कुछ किया? मुझे कुछ पता है कि सर कुछ करोड़ों रुपए उनका कुछ था, वो लोन भी माफ किया गया है, जो मुझे मालूम चला। बाकी क्लियर आपको खुद मालूम होगा। नहीं, वो वो लोन माफ किया गया। वो राजनाथ सिंह के बेटे देख लीजिए, ठीक है। तमाम ऐसे लोग हैं
तमाम ऐसे लोग हैं जिनके भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवारवाद का पक्ष लहरा रहे हैं। तो ये परिवारवाद नहीं ठीक होता है, क्या? ठीक है संजय जी, परिवारवाद आपने में परिवारवाद नहीं आता है तो शायद हम जो हैं, हम शिवसैनिक जो हैं, ये हमारे जितने तक हमारे लोग बैठे हुए हैं सब बेकार है, सब बीजेपी जो जानती है परिवारवाद है। ठीक है संजय जी, आपने अपनी एक चीज और कहना चाहूंगा, जल्दी कह दीजिए, आप पूरी बात कह दीजिए अपनी, जल्दी से कह दें। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जो नीति सिद्धांत उन्होंने बनाए थे, जो नियम बनाए थे उन्होंने, आज उसका क्या फॉलो अप हो रहा है? उन्होंने एक बात स्पष्ट कही थी, पार्टी तोड़कर सत्ता का नया गठबंधन करना, अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को छूना पसंद नहीं करूंगा। एक सांसद था, उसको उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र की हत्या किसी भी माने में नहीं होनी चाहिए। अगर देश है और लोकतंत्र है तो ये देश। आज क्या हो रहा है सर? आज क्या हो रहा है? समाजवादी पार्टी तोड़ने का विचार चल रहा है। क्यों चल रहा है? हो गया वो चर्चा, हम लोग उसी पे कर रहे हैं, आ रहे हैं संजय जी। अब बात आगे होगी, ये बात आगे होगी। अभी देखिए मोइन खान साहब के पास हमें जाना है, अपर्णा जी बैठी हैं। खान साहब, अब आपसे ये समझना चाहेंगे कि कांग्रेस में बहुत लंबे समय से हमने वर्टिकल डिवीजन नहीं देखा है, लेकिन एक दौर ऐसा था जिस समय पे कांग्रेस में हमने वर्टिकल डिवीजन होते हुए देखे, और एक डिवीजन तो खुद इंदिरा गांधी ने किया था। उसके अलावा आप देखिए शरद पवार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, ऐसे बहुत सारे लीडर हैं देश में जो कांग्रेस पार्टी से अलग होते हैं और अपनी पार्टी बनाते हैं, उस पार्टी के सर्वे सर्वा बनते हैं और अपनी तरह से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। जाहिर सी बात है कि ये उन्होंने तभी किया होगा जब उनको ये लगा होगा कि जो उनकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से वो ऊपर नहीं जा पा रहे हैं उस पार्टी के भीतर जहां से उन्होंने राजनीति शुरू की। इंदिरा गांधी को भी किसी समय लगा होगा कि सिंडिकेट मुझे ऊपर नहीं जाने देगा, जब ही उन्होंने ये पार्टी का विघटन किया होगा और कांग्रेस आई, उस समय आई होगी। तो ये होता रहा है। अच्छा, कांग्रेस जानी गांधी नेहरू परिवार के ही उससे जाएगी। जब ऐसा नहीं हो रहा था तब कांग्रेस में इंदिरा गांधी ने ही वर्टिकल डिवीजन डाल दिया था। तो कांग्रेस ने एक तरीके से जो राजनीति का पैरामीटर सेट किया आजादी के बाद, तो आप ही थे। आप ही की पार्टी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी निकले, नेहरू से नहीं बनी तो वो पहले जनसंघ बना, बाद में बीजेपी बनी। तो आप ही थे, शुरू में आप ही थे। अब आपने जो पैरामीटर सेट किया वो देश में अलग अलग तरीके से आगे बढ़ता रहा, और कई बार उसका विकृत स्वरूप भी दिखता है, और कई बार ऐसा लगता है कि जो आपका अपना वजन है, आज की तारीख में बीजेपी आपको आपके ही वजन से दबा रही है। जी, अच्छा किया कि आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जिक्र करके मुझे इतिहास में पहुंचने का एक छोटा सा मौका दिया। सन 1937 में हिंदू महासभा की एक ऑल इंडिया बैठक हुई अहमदाबाद में, राइट। उसमें जिनको आज का एक कुंठित समाज वीर के नाम से जानता है, उन सावरकर ने एक प्रस्ताव अध्यक्षीय भाषण में रखा कि हिंदुस्तान के अंदर दो तरह की सोच के लोग रहते हैं, लिहाजा भारत के अंदर ही दो राष्ट्र होना चाहिए। ये बात 1937 में सावरकर ने कही। इसकी शुरुआत सावरकर से जो हुई तो जिना तक आई, और हालात क्या हुए उसमें ज्यादा कहने की गुंजाइश नहीं है, मुल्क तकसीम हो गया। आज त्रासदी और विडंबना इस बात की है कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में एक लेश मात्र कोई अपना कार्यकर्ता, एक लेश मात्र अपना कोई एक साथी देश को अर्पित नहीं किया, आज लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी खूबी का लाभ उठा रहे हैं कि लोकतंत्र में जनमानस तय करता है कि हुकूमतें कौन चलाएगा। आज सबसे बड़ी बदनसीबी का इससे बड़ा क्या दौर होगा कि जो समाज हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में कहीं से कहीं तक शामिल नहीं था, और ना होना शामिल एक अलग विषय है, बल्कि अंग्रेजों की सपोर्ट में उनके। जी मोइन साहब, मेरा आपसे एक निवेदन है। देखिए, हमारे पास कुल मिलाकर के कुछ मिनट होते हैं जिसमें हम लोग ये चर्चा करते हैं। आप अगर 1947 के पहले वाले लूप में ही रहेंगे और यहां 2026 चल रहा है, आते आते बहुत समय लग जाएगा। मेरी आपसे गुजारिश यह है कि आज हम परिवार पे चर्चा कर रहे हैं। मेरा सवाल बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। एक सेकंड सुनिए,
मैंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम इसलिए लिया था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस से अलग होते हैं, जनसंघ बनाते हैं, जनसंघ एक समय पे बीजेपी बनती है, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वंशबेल इस पूरे 50-60 साल 75 साल के इतिहास में कहीं पर भी हमें उनका बेटा बेटी ये वो कोई दिखता नहीं है। ये सब पूरा सिनेरियो बदलता चला गया। लेकिन कांग्रेस में हमें नेहरू जी दिखते हैं, नेहरू जी के बाद फिर हमें इंदिरा जी भी दिखती हैं, इंदिरा जी के बाद राजीव जी दिखते हैं, फिर सोनिया जी दिखती हैं, फिर प्रियंका जी, राहुल जी, पूरी लेगेसी है। आप इसी पे रहेंगे तो हमारे लिए आसान होगा, वरना 1000 साल पहले का इतिहास खोदने से क्या फायदा। अभी 2026 चल रहा, साहब इसी पे आ जाइए, मेरा निवेदन है आपसे। 2026 का इतिहास भी बहुत ज्यादा कड़वा है, अगर सुन सके। वो आप कर दीजिए, इतिहास से अभी वर्तमान पे आइए ना। जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप सुनिए तो हाँ, भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद भरा पड़ा है। अमित शाह जी कभी परिवारवाद पे डिस्कशन ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि सवाल और उंगली सीधा जय शाह तो उठती है, जो कि एक गांधीनगर के क्रिकेट बोर्ड के एक छोटे से मोहल्ले के भी अध्यक्ष नहीं हो सकता। ये पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहे हैं। किसकी वजह से? कोई योग्यता है उनके अंदर? वसुंधरा राजे सिंधिया, विजय राजा सिंधिया की बेटी, ठीक है, येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्रन, मेनका गांधी बीजेपी की नेता, उनके बेटे वरुण गांधी, राइट, किरण रिजिजू, कल्याण सिंह साहब, उनके बेटे राजीव, और अनुराग ठाकुर अभी लेटेस्ट चल रहे हैं बीजेपी के। बीजेपी में नितिन गडकरी के बेटे एथेनॉल के एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री को चलाते हैं। वो इस लायक नहीं थे कि वो इतने बड़े कारोबार को चला सकें। सबको कहीं ना कहीं अपने परिवार की पृष्ठभूमि का, परिवार की ताकत का लाभ मिल रहा है, जिसका किसी दूसरे को लाभ दिया जा सकता था। सड़कों पर एबीवीपी के कार्यकर्ता एक खास किस्म का पटकार डाल के संघर्ष करते हैं। गरीब का बेटा संघर्ष करता है और रईस के बेटे एमपी एमएलए को आने वाले टाइम में टिकट दे दी जाते हैं। आज मैं आपको ये कहने के लिए आया हूं कि देश का माहौल बदल रहा है। कोटा में स्टूडेंट्स का एक जबरदस्त जन सैलाब राहुल गांधी जी के साथ में आया है और उन्होंने ये संकल्प लिया है कि इस देश की इस व्यवस्था को, कि जबकि छात्र के साथ में कोई भविष्य नहीं है, युवा के हाथ में रोजगार नहीं है, किसान के पास उर्वरक नहीं है, मजदूर के पास मजदूरी नहीं है, और हाल ये है कि चेहरा बता रहा है, मारा है भूख ने, और लोग कह रहे हैं कुछ खा के मर गया। इतनी तकलीफ दे हिंदुस्तान में बंगाल के अंदर एमपीओ को तोड़ लिया जाता है, एमएलए को तोड़ लिया जाता है। ये किस तरह के लोकतंत्र की तरफ को आप ले जा रहे हैं इस हिंदुस्तान को? अच्छा, एक चीज बताइए, ठीक है खान साहब, अब आपकी चर्चा में धार आ गई, अब आ गई, वो बहुत पुराने चले गए थे, अब मजा आ रहा है। मुझे एक चीज बता दीजिए, वो जो हरियाणा में अपने जब इंदिरा जी थी, आपको ध्यान होगा, उन्होंने कहा भाई बताओ क्या सरकार तुम्हारी चलेगी, ऐसे चलेगी? तो पता चला अगले दिन जब सूरज उगा तो मैं विधायक सब कांग्रेस में विलीन हो गए और कांग्रेस की सरकार हो गई अगले दिन सूरज उगने के साथ ही। इसी तरीके से आप समझिए, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, दो चीज आपने जो बड़ी महत्वपूर्ण कही कि आज बीजेपी के लोग लाभ कमाने के लिए, इसके लिए, उसके लिए, अलग अलग तरीके से, तो भाई एक उंगली उनकी तरफ है तो चार आपकी तरफ भी हैं। मैं इस पर ही तो कहना चाह रहा था कि परिवारवाद का इल्जाम लगाते हैं उस खानदान पर कि जिसने हिंदुस्तान को आजाद कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी गांधी, जिनको गांधी जी ने, देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक तो नेहरू जी ने महात्मा गांधी जी, नहीं, इस पे मैं आपसे आर्गुमेंट एक ही लाइन करूंगा और उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा। एक तो महात्मा गांधी जी की बात नेहरू जी ने मानी नहीं और उस समय की कांग्रेस ने नहीं मानी। हमको इतिहास में पढ़ाया गया है कि गांधी जी ने 1947 जब देश आजाद हुआ, उन्होंने कहा ये जो कांग्रेस है इसको खत्म कर दो। नेहरू जी ने कहा नहीं, ये नहीं करेंगे। तो उसी समय एक तो गांधी जी की बात नहीं मारी नेहरू जी ने। अभी मैं कहूंगा तो आप कहेंगे कि नहीं, आप देखिए गलत बात, इसलिए मैं उस विषय पे जाऊंगा नहीं। कहीं रिटन स्टेटमेंट है। अरे हमने इतिहास की किताबों में पढ़ा है, मैं भेजूंगा आपको उसकी फोटो, मैं भेजूंगा आपको, स्नैप भेजूंगा आपको। ठीक है, अब मैं अपर्णा जी के पास चलता हूं। अब मैं अपर्णा जी के पास जाता हूं क्योंकि बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो गए। अपर्णा जी, एक चीज तो यह है
जो बात मैंने अभी मोइन खान साहब के साथ में कही कि श्यामा प्रसाद जी की वंशबेल अगर हमें बीजेपी में आज भी दिखती तो हम ये मान लेते कि उस तरीके का, आपको खुद नहीं पता, मतलब नितिन नवीन जी को नहीं पता कि उनके बाद कौन अध्यक्ष होगा, और उनसे पहले जो अध्यक्ष थे उनको भी ये नहीं पता होगा कि नितिन नवीन अगले अध्यक्ष होने जा रहे हैं। इतनी बात मैं बीजेपी की मानता हूं, लेकिन सवाल इस बात का है कि उसके बाद बहुत सारे नाम हैं जो आपके पार्टी प्रवक्ताओं साथियों ने लिए हैं, तो उन लोगों की बात में तो दम है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिरे से खारिज हो जाए। कई पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे हैं, अलग अलग मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, उनके अगली पीढ़ी भी आ गई है, कईयों के तो पोते भी अब चुनाव लड़ करके मंत्री बने बैठे हैं। तो जब आप परिवारवाद की बात करते हैं तो एग्जैक्टली परिवारवाद से मतलब क्या होता है? सपा का परिवार, कांग्रेस का परिवार, और ऐसे तो पूरे देश में जितनी पार्टियां हैं वो किसी ना किसी, अब उनका सेकंड पीढ़ी या थर्ड पीढ़ी चला रही है, उसको जनरेशन वही चला रही है अगली। तो इस आरोप में कितना दम रह जाता है? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी मेरा नमस्ते। आदरणीय, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि नितिन नवीन जी की जो आपने बात कही कि उनके बाद नहीं पता पार्टी को कौन अध्यक्ष बनेगा, और समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनको पता है कि अगले 25-30 वर्ष तक जब भी समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी एक्टिव रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष वही रहेंगे। अंदर समझिए, परिवारवाद और वंशवाद जो चल रहा है पूरे समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस में, तो ये जो इसके ऊपर जो प्रश्न चिन्ह उठाए गए हैं उसके पीछे का हमारा सिर्फ कहना ये है कि निर्णायक भूमिकाओं में कौन कौन रहेगा। हमारे यहाँ तो शेखर जी, हमारे मंडल अध्यक्ष को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी नहीं पता कि उनके बाद कौन बनेगा। संगठन की बात कर रही हूँ। यही मुख्यमंत्री की बात करें तो हमारे यहाँ मुख्यमंत्रियों को भी नहीं पता होता है। जैसे मध्य प्रदेश में हमने पहले विधायक को हमने मुख्यमंत्री बना दिया, हमने हमारी जो रेखा रानी जी हैं उनको हमने दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया, पहली बार विधायक बनी। हमने मध्य प्रदेश में हमने राजस्थान में मुख्यमंत्री बना दिया, पहली बार बने एमएलए को। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि ये लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें कहां कब किसकी छवि को कहां पर इस्तेमाल किया जाए, किसको कहां बैठा दिया जाए, ये कहीं नहीं पता है। कार्यकर्ता इसीलिए इस पार्टी से जुड़ा हुआ है सबसे ज्यादा अधिक है, क्योंकि यहाँ पर मौके मिलते हैं लोगों को। हमारे यहाँ जो आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, सबसे पहले बूथ अध्यक्ष थे, उसके बाद क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रहे, वो जिला अध्यक्ष भी रहे, उसके बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इस तरीके से ये पार्टी काम करती है कि मौका हर विशेष को, हर वर्ग को, हर चेहरे को दिया जाता है और उनकी प्राथमिकताओं के हिसाब से उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। और रही बात अन्य पार्टियों की, तो इस पूरे देश की बात करें तो दो पार्टियां जो आज प्रमुख है, कांग्रेस पार्टी है जो प्रमुख मानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी जो प्रमुख मानी जाती है। अब जो प्रमुख पार्टियां हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और कांग्रेस पार्टी का जो चेहरा है वो लगातार एक गांधी परिवार है। नेहरू गांधी के बाद इंदिरा गांधी जी बनी, उसके बाद राजीव गांधी जी बने, और निर्णायक क्षमताओं को लेने की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ परिवार करता है। प्रश्न चिन्ह इस पर उठता है। दूसरा, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी के बाद आए और उनके बाद उनके परिवार में लगभग आज की बात करें तो 6 सांसद हैं, और अगर मंत्री बन जाए, सत्ता में आ जाए तो 5-5, 6-6 मंत्री भी उनके परिवार में होते हैं। जो अहम मंत्रालय होते हैं वो इस 2012 से 2027 में आपने और हमने देखा है। और हमारी बहन कह रही थी शौर्या जी कि मुझे एक बहुत ही बैकग्राउंड ऐसा था जो मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, और मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ लाखों कार्यकर्ता, शेखर जी इंक्लूडेड मी, मेरे पिताजी टीचर है, उसके बाद मैं मीडिया में आई, मुझे नहीं पता था मैं राजनीति में आऊंगी। मैं ऐसे ही मिली एक नेताजी से, हमारे यहाँ एक भाई साहब है, उनसे उन्होंने कहा तुम अच्छा बोलती हो, तुम प्रवक्ता बन जाओ, और उन्होंने मुझे प्रवक्ता बना दिया मेरी क्षमताओं को देखते हुए। मुझे तो कहीं कोई पता आता था ही नहीं। तो हम भी बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं रखते हैं और मुझे नहीं पता कि आगे मुझे अब क्या क्या मौके देगी पार्टी। तो ये सिर्फ समाजवादी पार्टी में नहीं देखने को मिलता है शौर्या जी, ये भारतीय जनता पार्टी में साक्षात आप मेरे साथ भी बैठी हुई है, जिनको ये मौका दिया गया जो आपके साथ बात कर रही हूँ आज। चलिए ठीक है, बिहार में लालू, ठीक है, नहीं ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। हमें थोड़े में ज्यादा समझना होता है डिबेट में। आपने अपनी बात कह दी, लेकिन एक एप्रिसिएशन सभी लोगों के लिए है, वो चाहे उद्धव ठाकरे जी की पार्टी हो, चाहे ममता जी की हो, चाहे गांधी नेहरू परिवार को भी आप इसमें शामिल ही कर लीजिए, और समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, इनकी जो लीडरशिप है वो प्रतिभाओं को मौका देती है। ये एक कॉमन कंसेंसस है हमारे सभी प्रवक्ताओं में।
इसमें कहीं किसी को कोई लड़ाई करने का मौका नहीं मिलेगा। मोइन जी भी थोड़ा सा मुस्कुरा दिए इस बात पे। मोइन जी जो है बहुत कम मुस्कुराते हैं, लेकिन मुस्कुरा दिए इस बात पे कि क्षमताओं को देख करके लीडरशिप मौका देती है। अच्छी बात है, देना चाहिए। और पॉलिटिकल, हमारे देश में सबसे ज्यादा वैकेंसी पॉलिटिकल है। ये मैं एक पत्रकार होने के नाते कह रहा हूं और बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि हमारे यहां सबसे ज्यादा वैकेंसीज पॉलिटिकल हैं। एक अच्छे नेता की तलाश इस देश को हमेशा रहती है। तो ये अपनी जगह पर बात बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपसे समझना चाहूंगा शौर्या जी, जो बात अपर्णा जी ने कही उसमें मार्के की एक बात है, निर्णायक क्षमता। निर्णायक क्षमता मतलब अल्टीमेट डिसीजन किसका होगा। अल्टीमेट डिसीजन का एक उदाहरण, संजय जी मैं आऊंगा आपके पास। अल्टीमेट डिसीजन का एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि जैसे शिवपाल जी जब पार्टी से अलग हुए तो एक अल्टीमेट डिसीजन था कि भाई मैं इस तरीके से नहीं चलूंगा। वर्टिकल डिवीजन हुआ, पार्टी अलग हो गई। शिवपाल जी अपना अलग पार्टी बना करके राजनीति कुछ दिन तक करते रहे। बाद में वो बड़े हैं, चचा हैं, उन्होंने समझा और परिवार के खातिर वो वापस आ गए। सारी चीजें आज की डेट में ठीक ठाक हैं। लेकिन निर्णायक क्षमता तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। बीजेपी के साथ में यही है जिसमें बीजेपी आप पर हमला बोलती है। एक समय था जो अटल आडवाणी का था, वो डिसीजन लेते थे, पूरी पार्टी उनके नीचे वैसे चलती थी। आज मोदी शाह का दौर है, ये दोनों लोग जो चीज तय कर रहे हैं ऊपर से वो नीचे तक जा रही है, बाकी सब इनके अंडर में चल रहे हैं। तो ये भी एक लिगेसी है। लेकिन सपा में शायद ऐसा नहीं है। तो ये शिवपाल जी थे जिन्होंने इस तरीके का डिसीजन ले लिया। वो क्षमतावान थे, उस समय पे उनकी बात थी, लेकिन उससे आगे शायद लोग ना ले पाए, या फिर वो पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, तो वो कभी बसपा में थे, कभी सपा में आ गए, कभी बीजेपी में आ गए, वो चलते रहते हैं। ब्रजेश पाठक थे, वो कहीं पे थे, फिर कहीं आ गए, आज डिप्टी सीएम भी हैं। तो ये पॉलिटिकल करियर है, वो करियर देखते हैं, लेकिन निर्णायक क्षमता वो बड़ी चीज है। बिल्कुल। देखिए, जहां तक शेखर जी मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी का फेस आफ्टर श्रद्धा नेता जी के बाद जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखा जाता है, उनके जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो समाजवादी पार्टी, सारे समाजवादी पार्टी, चूंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री एक बहुत ही बलशाली कुर्सी पे वो रह चुके हैं, तो उसके बाद हर व्यक्ति उनका चेहरा देखता है, हर व्यक्ति उनके स्टेटमेंट्स का वेट करता है। लेकिन मैंने देखा है पार्टी में जो एक निर्णायक भूमिका या निर्णायक डिसीजन जो भी निकल के सामने आता है, वो सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला नहीं होता है। उस फैसले में उनके साथ हमारे जितने भी वहां पे आप ये कह लीजिए, जो आपने शिवपाल चाचा की बात अभी करी, हमारे वहां के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं, और हमारे समय में जितने कैडर में आईएएस पीसीएस अधिकारी और जितने भी रामगोपाल यादव जी हैं, चाहे जितने भी लोग उनके परिवार से अलग हटके जिसको उन्होंने विशेषतम पदों पे हमेशा बैठाया है, आगे रखा है, मैंने यहाँ तक देखा है हमारे जो अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, हमेशा ये सारे लोगों की हमेशा एक कमेटी बैठी है हर मुद्दों पे, और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट है, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो एक पार्टी के, तो उनके ही मुखार बिंदु से जो भी स्टेटमेंट्स है वो सामने निकल के आते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो जो बोलते हैं उससे सारी पार्टी जो है वो एक होता है ना, एक भौचक्का में रहती है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था, ये अपने से बोल दिया, जो भारतीय जनता पार्टी में होता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो भी सामने कैंडिडेट्स आते हैं वो पपेट्स तैयार करते हैं, वो कोई नेता नहीं तैयार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पपेट्स तैयार करती है कि हाँ, दिल्ली में। ठीक शौर्या जी, आपने अपनी बात रखी। मैं थोड़ा सा मैं आता हूं, अपर्णा जी मैं आऊंगा आपके पास, एक सेकंड रुक जाइए वरना समय खत्म हो रहा है मेरा। संजय जी आप अपनी टिप्पणी कर दीजिए जो करना चाह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का आपने बताया, आज कांग्रेस ने अपना चेंज कर दिया, आज कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी कोई बाकी लोग निर्णय ले रहे हैं तो उसमें गलती के, जैसे आप अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी का नाम लिया। आज क्या है, आज मोदी जी और अमित शाह जी जो कह देते हैं इसको मुख्यमंत्री बनना वो बनेगा, जब उसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप उठा के देख लीजिए। लेकिन यही मैं कह रहा हूँ, इसमें गारंटी, इस बात की गारंटी है ना, जो मैंने देखा है इस बात की गारंटी है ना कि मोदी के बाद मोदी का मतलब उन्होंने तो शादी नहीं की, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी मतलब उनका दत्तक पुत्र शादी की थी, देखिए शादी की थी, छोड़ दिया है, शादी की थी, वो ठीक है, मैं शादी की थी, ये ना कहिए शादी नहीं, मैं कह रहा हूं कि उनके परिवार का ही कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये तो नहीं है ना।
भाई इससे कोई मतलब ही नहीं। केजरीवाल ने बनाया तो क्या खुद पंजाब में बन गए जाके? जब पार्टी का बढ़ेगी, पार्टी आगे बढ़ेगी, भाई राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी समाजवादी पार्टी, तो हर अलग मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? अखिलेश यादव से मुख्यमंत्री बन गए क्या? या वो नेता वही रहेंगे? हर बिहार में भी, राजस्थान में भी, उत्तर प्रदेश में, वहां पे दिल्ली में भी, गुजरात में भी, तो वो थोड़ा ना जाएंगे। वो तो कहेंगे भाई इनकी कमेटी फलाना बनेगा, जैसे आपके अमित शाह जी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। पार्टी बनेगी तो जो बात कह रही भाजपा, वो बात बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है मोहन खान साहब, मेरा ठीक है संजय जी, हो गया, चर्चा थोड़ी थोड़ी बढ़ने दीजिए। मोहन खान साहब, मैं जो निर्णायक क्षमता की बात है उसमें वो ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत सारे दूसरे लीडर्स भी हैं, लेकिन क्या अल्टीमेटली अगर कोई बात राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी की तरफ से आएगी तो खड़गे साहब उसको इग्नोर कर पाएंगे? क्या पार्टी वो कर पाएगी जो खड़गे जी की इच्छा हो और गांधी परिवार की ना हो? देखिए शेखर जी, बहुत अच्छा लगता है, हेल्दी डिस्कशन होता है आपके यहाँ। कितने प्राइम मिनिस्टर गांधी परिवार से नहीं भी रहे, नरसिम्हा राव जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, मनमोहन सिंह साहब। आज के परिप्रेक्ष्य में जो आपने ये सवाल किया है, तो खड़गे साहब बाकायदा चुनाव के माध्यम से चुनाव जीतकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं। और जाहिर की बात है, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी अगर किसी विषय में उनको कोई मशवरा दें या खड़गे जी उनसे कोई मशवरा लेना चाहें, तो ये तो हर पार्टी में होता है, एक दूसरे से मशवरा करके ही चला जाता है। मशवरा होगा और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। ठीक बात है। अपर्णा जी, आपका क्या कमेंट है? आप अपनी बात रख दीजिए। देखिए, जब मनमोहन सिंह जी, मुझे याद आता है जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जी थे, किस तरीके के बता रहे हैं, और भी अन्य प्रधानमंत्री है, किस तरीके से रहे हैं कि एक सोनिया गांधी जी थी, वो जो कह देती थी वो करते थे। एक बार मनमोहन सिंह जी ने बिल पास करने के लिए कह दिया तो राहुल गांधी जी ने उसे प्रेस के सामने फाड़ा था और मुंह पर उनके बहुत तमाचा पड़ा था और बहुत बड़ी घटना हुई थी ये, और फिर उस बिल को वापस लिया गया था। क्या ये भूला जाए? अच्छा, फिर भी मैं कह देती हूँ, फिर भी कह देती हूँ, 9 सिलेंडर मिल जाते। आप सुन लीजिए, उसमें 9 सिलेंडर मिल जाते, अब 12 सिलेंडर मिलने लगे हैं। उस समय 9 सिलेंडर मिल रहे थे, उसको उन्होंने अरे वो सिलेंडर का मामला नहीं है भाई। ठीक है 12 सिलेंडर मिलने चाहिए, ये चीज थी वो। ठीक है, 9 की जगह 12 सिलेंडर कर दिए थे। अरे तो कहने का तरीका, अरे पीएम का कहने का तरीका होता है संजय जी, ऐसा थोड़ी है उद्धव जी के मुंह पे आप नहीं, संजय द्विवेदी, वो ठीक है, संजय द्विवेदी जी मुंह पे फाड़ के फेंकेंगे क्या उद्धव जी के कोई पेपर? हमारे पीएम कांग्रेस का नहीं होता ना, इस जगह पे नहीं। पीएम या सीएम कांग्रेस या बीजेपी का नहीं होता, वो देश और प्रदेश का होता है। नहीं, अपर्णा जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं वही कह रही हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जैसे पद को किस तरीके से उन्होंने बेइज्जत करने का प्रयास किया था, ये किसी से छिपा नहीं है। और भी अन्य क्षमताओं पर या फिर अन्य डिसीजंस पर अगर हम पूर्व में बात करें कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की, आप कह रही हैं कि लोगों से पूछ के लिया, सौर्या जी कह रही थी लोगों से पूछ के लिया जाता है। मैं ये कह देती हूँ कि पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें मुरादाबाद की सीट को लेकर, रामपुर की सीट को लेकर, कितनी सीटों को लेकर, आज कल और पिछले 2022 में चुनाव की सीट्स को लेकर जब ये कैंडिडेट में इलाहाबाद। ठीक है अपर्णा जी, अब मैं आपको आज बीच में ही रोकूंगा क्योंकि ठीक है, परिवार बहुतेरे, परिवारों की कथा और भी उससे बहुतेरी, लेकिन आज मेरे पास समय इतना ही था। आप सब लोगों ने अपना बहुत मजबूती के साथ में पक्ष रखा है और हमारे दर्शकों को ये बात समझ में भी आई होगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रदेशों में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां इस समय काम कर रही हैं, ज्यादातर ऐसी हैं जो अपनी अपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरीके से तैयार हुई पार्टियां हैं, लेकिन लोकतंत्र में है, उनको कंपनी नहीं कह सकते, वो राजनीतिक दल ही हैं। लेकिन बड़ी चीज यह है कि जिस तरीके से राजनीतिक दलों को किसी समय पे उसके बहुत ही लब्ध काबिल नेताओं ने खड़ा किया, उससे आगे बढ़ते हुए उनकी अगली पीढ़ी जिस तरीके से उन पार्टियों को संभाल रही है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा भी हो रहा है कि जो जनरेशन गैप है, और इसी के साथ साथ ऐसा भी हो रहा है जहां पर अपनी महत्वाकांक्षा लोगों को आगे ले जाने के लिए विवश कर रही है, क्योंकि पॉलिटिकल करियर है। पॉलिटिक्स केवल जनसेवा का माध्यम नहीं है, अपनी तरह का करियर भी है। और इसी चर्चा में यह बात कांग्रेस सपा की तरफ से भी कही गई है, यूबीटी की तरफ से भी कही गई है, शिवसेना के, कि
जब लाभ होता है तो कोई बीसीसीआई के क्रिकेट के पद को भी संभाल लेता है, कोई किसी निगम का चेयरमैन भी बना दिया जाता है, किसी को उठा करके परिवार से मंत्री भी बना दिया जाता है, विधायक और सांसद भी बना दिया जाता है। तो अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जितना परिवार पर हमला कर रही है, जिस तरीके से कर रही है, उसमें यह बात सही है कि बहुत सारे गठबंधन के दल उसके भी ऐसे हैं जो परिवारवादी ही हैं, लेकिन बहुत क्षेत्रीय स्तर पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। वजह साफ है कि वो जातिगत व्यवस्था या क्षेत्रीय राजनीति के जो उन्होंने पैरामीटर सेट किए हैं, उससे उबर पाने में वो राष्ट्रीय पार्टियां नाकाम रही हैं जिन्हें हम कांग्रेस और बीजेपी के नाम से जानते हैं। कांग्रेस में अपनी तरह का एक परिवारवाद है, एस्टैब्लिश है, लेकिन बीजेपी में ना होने के बावजूद भी वो पनप चुका है। इसलिए ये बीमारी सब पर भारी हो चुकी है। इसका कोई अच्छा निदान, कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए तो बेहतर है। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं आखिर में कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वैकेंसी पॉलिटिकल वैकेंसी है। इसलिए विचार कीजिए कि आपका करियर कहां पे हो सकता है। नमस्कार। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने हमेशा सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, आपके हितों की चिंता नहीं की। परिवार के बारे में केवल सोचते थे, गरीब के बारे में नहीं सोचते थे। नेहरू गांधी परिवार और समाजवादी पार्टी के लिए सिपाही परिवार में राजनाथ सिंह के लड़के भी विधायक हैं, नीतीश राणे के भी लड़के विधायक हैं, तमाम ऐसे लोग हैं। वो भाषा